आज से हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2019. ठीक है, तो these are the amendment as per Finance Act 2019 applicable for 2020 एग्जाम. फिर आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर. डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट एक साल के लिए एप्लीकेबल होते हैं. इट्स नॉट लाइक इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, तो ये जो मैं अमेंडमेंट्स पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स के, ये जून, दिसंबर या मई, नवंबर, जब भी आपका एग्जाम है 2020 एग्जाम के लिए दीज आर द अमेंडमेंट्स. ठीक है, चलो नाउ पहला चैप्टर है. अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, नाउ हमारे लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रहेगा 1920 एंड असेसमेंट ईयर रहेगा 2021. अपन ने लास्ट ईयर अलग पढ़ा था, अभी प्रीवियस ईयर क्या रहेगा अपने लिए 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, फाइनेंस एक्ट 2019. ठीक है, चलो. सो ये आपको सबसे पहले लर्न करना है. ठीक है, सो 2020 में जो भी लोग एग्जाम देंगे ये डायरेक्ट टैक्स के क्या है, अमेंडमेंट्स है. ठीक है, चलो आप चाहे तो इसको लिख के रखना, एकदम सिंपल है. जिन्होंने दिसंबर 19 में एग्जाम दिया था वो फाइनेंस एक्ट 18 था. अभी कौन सा है, फाइनेंस एक्ट. हाँ, अभी जो लेटेस्ट बजट पास हुआ है फरवरी में 2020 में, वो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है. एकेडमिकली वी आर ऑलवेज 1 ईयर बिहाइंड. वो जिनका एग्जाम अगले साल है उनके लिए एप्लीकेबल है. तो ये काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लेटेस्ट बजट हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या. 2020 का जो बजट है फरवरी में जो अभी पास हुआ है, करेक्ट ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं. आपके लिए लास्ट ईयर का बजट ही एप्लीकेबल है. तो एकेडमिक्स में वी आर ऑलवेज 1 ईयर बिहाइंड, ध्यान में रखना. इंडस्ट्री में 1 अप्रैल से वो एक्ट अप्लाई होगा, बट एग्जाम में पुराना एक्ट ही क्या होगा, अप्लाई होगा. ठीक है, चलो पढ़ते आइए पहला चैप्टर में अमेंडमेंट्स. अच्छा, पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट. इसमें माइनर अमेंडमेंट हुआ है. टैक्स रेट्स, अभी देखो हेडिंग मैंने क्या लिखा है, टैक्स रेट फॉर AY 2021, क्योंकि अपने लिए अभी प्रीवियस ईयर क्या है 1920. ठीक है, नाउ अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, मैंने आपको टेबल बना के दिया है. पहले टेबल में देखो कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 है, HUF, AOP, BOI एंड AJP. सेकेंड टेबल में रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज अबव 60 है, मतलब सीनियर सिटीजन. एंड थर्ड टेबल में कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन. तो दोस्तों इनके टैक्स रेट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. तो जो एग्जम्पशन लिमिट था 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो एज इट इज है. टैक्स रेट 5%, 20%, 30% एज इट इज है. तो ये पार्ट जो आपने पढ़ा है वो एज इट इज है. तो एक बार रिवाइज करते हैं. जिनका एज बिलो 60 है, मतलब अप टू 59 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. एज कब देखना है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. जिनका एज बिलो 60 है, बोलो कितना एग्जेम्प्ट है, अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, अबाउ 10 30%. जो लोग सीनियर सिटीजन है 60 एंड अबाउ 60, सो 60 to 79, 60 to 79 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 नो चेंज, अप टू 3 लाख एग्जेम्प्ट, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, अबाउ 10 30%. एंड जो लोग सीनियर सिटीजन है जिनका एज 80 एंड अबव है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उनके लिए अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं है. 5 लाख टू 10 लाख 20% है, एंड 10 लाख के अबव 30%. याद आ गया. हाँ, अमेंडमेंट यहां पे हुआ है. सरचार्ज 2 नए ऐड हुए हैं. अच्छा, अपन ने पहले पढ़ा था उसमें सरचार्ज कब लगता था, अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% है. 1 करोड़ के ऊपर अगर था तो 15% था, जिसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है. तो 1 करोड़ से 2 करोड़ इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%. दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट. एंड अबव 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज. इट्स अ ह्यूज सरचार्ज. तो ये दो नई चीजें ऐड हुई है. हेल्थ एंड एजुकेशन से नो चेंज. ये पहले भी 4% था, आज भी कितना है 4% है. तो बताओ अपन ने इस टेबल में 4
क्वेश्चन किया है, कौन चार लोग हैं? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इन चार लोगों के सरचार्ज में चेंज हुआ है. दिस इज नॉट फॉर ऑल एसएससी. ऊपर टेबल में कितने लोग हैं? चार लोग. बोलो कौन चार लोग? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इनके लिए 2 एक्स्ट्रा सरचार्ज आ चुके हैं. सो 1 से 2 करोड़ है तो पुराना वाला ही है 15%. 2 करोड़ के ऊपर 25, कितना? 25, एंड 5 करोड़ के ऊपर बस. दिस इज द ओनली वन अमेंडमेंट इन चैप्टर 1. बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. मतलब और एक अमेंडमेंट है बट मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है इतने. ओके, नाउ अभी और एक पैराग्राफ है, सुनो मैं पढ़ रहा हूं. इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज फ्लो ऑफ फंड इनटू कैपिटल मार्केट, मतलब शेयर मार्केट, it is provided that surcharge introduced by Finance Act 2019 shall not apply to capital gain arising on sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of business trust liable for STT in the hands of 1, 2, 3, 4. मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि ये सरचार्ज सभी इनकम पे नहीं होगा. ये इनकम पे नहीं आएगा. कौन सा इनकम? गवर्नमेंट ने कहा कि हम कैपिटल मार्केट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है? लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसपे वो एसटीटी पे कर रहे हैं. एसटीटी का पता है? जब सिक्योरिटीज लिस्टेड होते हैं. क्या होते हैं? हाँ, तो उस पर जो आपको कैपिटल गेन होगा, अगर वो 2 करोड़ के ऊपर है या 5 करोड़ के ऊपर है तो ये सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. कौन सा? 25% एंड 37%. सो अदर देन कैपिटल गेन. कौन सा कैपिटल गेन? ये स्पेसिफिक कैपिटल गेन, नॉट एवरी कैपिटल गेन, नॉट एवरी एसएससी, ओनली फॉर एसएससी. एकदम प्रॉपरली प्रोविजन पढ़ना है. तो ये 4 लोगों को अगर कैपिटल गेन हुआ है जिसपे एसटीटी पे हुआ है, मतलब इट्स अ सेल ऑफ सिक्योरिटी बोला है, बिल्डिंग बेचेंगे तो सरचार्ज आएगा. ये 4 इनकम, ये 4 लोग और ये 2-3 जो स्पेसिफिक इनकम है, वो अगर 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर है तो उस पर भी सरचार्ज आएगा. सरचार्ज आ गया तो कैपिटल मार्केट का फ्लो कम हो जाएगा, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है. इसलिए क्या बोला है कि उस पर सरचार्ज, ये जो इंक्रीज सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. हाँ, बाकी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है या दूसरा कोई कैपिटल गेन है, बाकी सभी हेड्स पे लगेगा, सब्जेक्ट टू अबाउट 2 करोड़ एंड 5 करोड़. एंड डेरिवेटिव्स में भी नहीं लगेगा. बट ये अभी अपने काम का नहीं है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. एग्जाम में इसके ऊपर अभी डेरिवेटिव्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे अभी. इज दिस क्लियर? तो बोलो क्या अमेंडमेंट हुआ है टेबल में? पहले 4 लोगों के लिए 2 नए रेट लाए गए, 25% एंड 37%, एंड वो एक स्पेसिफिक इनकम पे अप्लाई नहीं होंगे. नाउ दूसरा अमेंडमेंट हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अच्छा, पहले अपन बिफोर अमेंडमेंट रिवाइज करते हैं. रिबेट रिबेट मिलने के लिए 2 कंडीशंस अपन ने पढ़ी थी. पहला, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट. सो दिस इज फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड जिसका नेट इनकम 3.5 लाख या उससे कम होगा तो रिबेट मिलता था. कितना मिलता था? टैक्स ऑन सच इनकम और 7,500, विच एवर इज लेस. क्या 3,500? 2,500 कंफर्म ना? हाँ, ओके. सो 2,500 और एक्चुअल टैक्स कंफर्म ना? हाँ, विच एवर इज लेस. अभी ये 3.5 लाख का लिमिट 5 लाख किया गया है. कितना किया है? बाकी कुछ भी चेंज नहीं है. मतलब देखो कंडीशन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल whose net income does not exceed 5 lakh amendment can avail rebate under section 87A. तो ये 5 लाख की जगह पहले था 3,50,000 होता था. अच्छा, रिबेट कितना मिलेगा? द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ टैक्स और 12,500. अभी ये कहां से है बताओ? 5 लाख पे कितना टैक्स आता है? 2.5 लाख हटा दो, बचे 2.5 लाख पे 5%, 12,500. सो कैन वी कंक्लूड दैट कि अगर आपका इनकम एग्जैक्टली 5 लाख है तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है. बट कौन सा इनकम? टैक्सेबल इनकम. व्हाट डू माई टैक्सेबल इनकम दिया नीचे देखो, की नोट्स. व्हाट डू माई नेट इनकम? GTI माइनस डिडक्शन 80 to 80U. एंड अच्छा, ये माइनस कब होगा बताओ? इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस.
तो ये दो अमेंडमेंट्स हो गए। क्लियर है क्या आपको? तो पहला अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? सरचार्ज। सेकेंड अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? यस, ओके। तो अभी बताओ कितना इनकम रहेगा तो रिबेट मिलेगा? 5 लाख तक मिलेगा। ओके, नाउ ये 5 लाख तक कौन सा इनकम होना चाहिए? नेट इनकम। व्हाट इज नेट इनकम? जिसपे अपन टैक्स देते हैं। हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको पढ़ाया है एग्रीकल्चर इनकम में। देखते कितने लोगों को याद आ रहा है। लेट्स से ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स, उसका सैलरी इनकम 4 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख है, टोटल 6 लाख है। माय क्वेश्चन इज कैन ही क्लेम रिबेट और नॉट? एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी जीटीआई में नहीं आता, मतलब नेट इनकम में भी नहीं आएगा। तो ये जो 5 लाख की इनकम की बात हो रही है, कौन सा इनकम है? जो इनकम टैक्सेबल है उसकी बात हो रही है। तो बताओ, तो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, यस। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अवेलेबल। सो व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट? ये जो नेट इनकम है ना, ये जो जीटीआई है ना, जीटीआई इंक्लूड्स ओनली इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। बताओ जीटीआई में किधर एग्री इनकम आता है क्या? नहीं। तो ध्यान में रखना, ये 5 लाख में एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर, सेक्शन 10 पढ़ा था ना अपन ने, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो छोड़ के इनकम 5 लाख है उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगा। क्लियर है क्या? ओके। तो तीसरा एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है फॉर डोमेस्टिक कंपनी। देखो क्या है। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी के लिए मैं टेबल का पहले लास्ट पार्ट पढ़ूंगा। व्हाट इज द नॉर्मल टैक्स रेट? फ्लैट 30%। आप सबने पढ़ा ही है, वही है। सरचार्ज यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 7%, अबाउट 10 करोड़ 12%। चेंज कई, ओके। एंड कुछ कंपनी के लिए स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। देखो, तो ये अपन ने पहले पढ़ा था, इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग 16-17 डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, वो कितना टैक्स देंगे? 25%। अब ये लिमिट बढ़ा के 400 करोड़ किया है। मतलब अगर किसी कंपनी का 17-18 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कम है, तो इस साल जो इनकम होगा 19-20 में, उनके पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो 25% से टैक्स दे सकते हैं। कितना टैक्स दे सकते हैं? हाँ, बट एक बार ये 25 के ऑप्शन में आ गए तो फिर वो 30 के ऑप्शन में नहीं जा सकते। और मैंने क्लास में ये भी कहा था कि जब आप 25 के ऑप्शन में जाते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा कि 25% पे रहना बेटर है या 30%। डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन टैक्स रेट्स। यहाँ पे टैक्स रेट कम किया है बट आपके बहुत सारे एग्जामिशन हटा दिए उन्होंने। लाइक यू कैन नॉट क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो रेट कम है बट इनकम डबल हो जाएगा। रेट कम होगा तो इनकम बढ़ेगा, एंड इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली, बोले रेट कम है बट यू विल एंड अप पेइंग मोर टैक्स। ठीक है, बट अभी असेसमेंट ऑफ कंपनी फाइनल लेवल पे ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करूंगा। ठीक है, बस। तो पहले चैप्टर में 3 अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ गए। पहला अमेंडमेंट सरचार्ज में चेंज हुआ है, दूसरा रिबेट का लिमिट 3.5 लाख का 5 लाख हुआ है, एंड तीसरा कंपनी के लिए टर्नओवर का लिमिट बढ़ा दिया है। क्लियर है? ओके। नाउ अभी इसके वजह से चेंज कहाँ पे होंगे? देखो, अपन ने कौन से पढ़ा था? मार्जिनल रिलीफ, याद है क्या आपको? हाँ। अच्छा, अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो 50 लाख और 1 करोड़ के सॉल्व किए थे। अभी 2 करोड़ 5 करोड़ के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका मैंने एक विथ सॉल्यूशन आपको दिया है सॉल्व करके। देखो अभी क्या है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इफ द इनकम ऑफ मिस्टर सदाबहार इज 2 करोड़ 2 लाख एंड टैक्स पेबल। अच्छा, थोड़ा रिवीजन करते हैं। मार्जिनल रिलीफ निकालने के 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 टैक्स प्लस सरचार्ज, स्टेप 2 डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, बराबर है ना? ये आता है रिलीफ। एंड स्टेप 3, ये जो रिलीफ आया है वो एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज से क्या करो? माइनस करो। एंड अगर ये रिलीफ का अमाउंट निगेटिव आ रहा है तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? हाँ। तो देखो अभी क्या फर्क होगा बताता हूँ। 2 करोड़ 2 लाख इनकम है, अपन कंपेयर करने के लिए लेंगे 2 करोड़।
कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे 2 करोड़। फर्क कहाँ पे आएगा देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखो आपको समझ में आ रहा है क्या। अभी पहले 2 करोड़ पे सच 15% आएगा, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर जो इनकम है उस पर 25% आएगा। कितना आएगा? हाँ, क्योंकि पुराने एक्ट में मतलब जो फाइनेंस एक्ट 18 था वहां पे 1 करोड़ के ऊपर 15% था। अभी बी केयरफुल, 2 करोड़ के ऊपर तो कितना सरचार्ज आएगा? 25%। एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो मैंने उसका एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, ठीक है। तो देखो, तो 2 करोड़ पे बताओ कितना टैक्स आ रहा है टोटल। मैं खाली टैक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्स आ रहा है 58,12,500। सरचार्ज का रेट कितना होगा 2 करोड़ तक? 15%। ओके, तो ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। एंड 2 करोड़ 2 लाख पे कितना आ रहा है टैक्स? 58,72,500। नाउ ये 14 लाख जो है व्हाट इज द रेट? 25% रेट से लिया, नया रेट, अमेंडेड रेट। तो बताओ ये क्या है? मैं ग्रीन कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या बताओ जरा। हाँ, टैक्स प्लस सरचार्ज है ना। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। डिफरेंस इन टैक्स माइनस, एंड दोनों डिफरेंस का डिफरेंस क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ। तो ये मैंने नीचे कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ रिलीफ आ रहा है 456,250। ये है डिफरेंस इन टैक्स, ये है डिफरेंस इन इनकम। तो मेरे को कितना रिलीफ मिलेगा? 4,56,250 का रिलीफ मिलेगा। एंड आप सब अमेंडमेंट लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन आना ही चाहिए, है ना। हाँ, वो नहीं आ रहा तो फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या होता है रिलीफ में? ये अपन रिलीफ क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। किस में से माइनस करेंगे? अपना जो एक्चुअल इनकम है 2 करोड़ 2 लाख, उसमें जो अपन ने टैक्स प्लस सरचार्ज निकाला है विच इज 73,40,625, उसमें से माइनस करेंगे 456,250। एंड फिर जो आएगा उसमें अपन 4% ऐड करेंगे एंड फिर आपका आएगा फाइनल आंसर। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि अभी जब आप मार्जिन रिलीफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी 2 करोड़ का भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो 2 करोड़ के ऊपर कितना लेना है? 25, एंड 2 करोड़ तक 15, बाकी सब सेम ही है। अच्छा, अभी और एक नया आया 37%, उसका एक क्वेश्चन दिया देखो। व्हेन इनकम एक्सीड 5 करोड़, देखो क्या दिया क्वेश्चन। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिलीफ अवेलेबल टू मिस्टर दरवाजा। इनकम इज 5 करोड़ 2 लाख। कितना इनकम है? तो देखो पहले अपन टैक्स कितने में निकालेंगे? 5 करोड़ पे निकालेंगे एंड 5 करोड़ 2 लाख पे। बताओ, मैंने जो हाईलाइट किया जरा रेट पढ़ो। रेट क्या रेट है? 20। हाँ, अभी पहले 5 करोड़ पे कितना आएगा? 25%। एंड जो लास्ट कॉलम है 5 करोड़ 2 लाख, 37%। तो बस बाकी सब सेम ही है। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। मतलब अपन ने थ्योरेटिकली पढ़ा था, एक एक क्वेश्चन भी दिया है, बाकी स्टेप 1 सेम ही है, बाकी सब डिफरेंस इन टैक्स बाकी सब सेम ही है। तो मैंने आपको विद सॉल्यूशन दिया है, बस आपको बस वो ध्यान में रखना है कि 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। इज दिस क्लियर? कंफर्म? शैल वी गो अहेड? देख लेंगे आप क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया है पूरा। नाउ दिस इज द फाइनल टेबल। ये मैंने आपको रेंज, जैसे पुराने नोट्स में मैंने आपको रेंज दिया था ना, अभी मैंने आपको रेंज बना के दिया है। यस, जो स्टार्ट में नहीं थे उनको नहीं पता है। ओके, ये जो रेंज है ये आपको लिख के लेना है। ये जो रेंज है दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। मैंने आपको रेडीमेड रेंज निकाल के दिया है कि बियॉन्ड दिस लिमिट मार्जिन रिलीफ इज नॉट अवेलेबल। बियॉन्ड दिस लिमिट मार्जिन रिलीफ इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ओके। तो ये आपको जस्ट मैंने दिया है। देखो ये 50 लाख का दिया है, ये 1 करोड़ का, ये 2 करोड़ का, फिर ये 5 करोड़ का, ऐसे हर एक के लिए दिया है। देखो पहला रेंज किसके लिए दिया है? जो बिलो 60 है। दूसरा रेंज 60 to 79 एंड तीसरा रेंज 80 एंड अबाउ। तो अपना फोकस लास्ट अमाउंट पे होना चाहिए। तो ध्यान दो, बोलो
कब बोलो 50 लाख के ऊपर तो कब तक रिलीफ मिलेगा? 51,95,000 वहां तक मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये मैंने रेंज दिया है, इसको एक बार पढ़ के रखना। अच्छा, ये रेंज लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बट टेंटेटिव ध्यान में रखना कि 52 लाख के ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये रेंज है, जैसे 1 करोड़ 2 लाख उसके ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको एक रेंज दिया है। रेंज आंसर भूल गए तो फिर हर बार कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, बट टेंटेटिव तो आप लर्न कर सकते हैं ना। बताओ अभी 1 करोड़ 5 लाख आ गया, रिलीफ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सरचार्ज सेस ऐड करके क्वेश्चन खत्म करना है, वो स्टेप 1 स्टेप 2 करने की जरूरत। सो दिस विल हेल्प यू टू सर्टेन एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग ये लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बट आपको कुछ तो आइडिया रहेगा, एक रेंज पता रहेगा कि इनकम इस लिमिट के अंदर है तो वो रिलीफ का वर्किंग करना है, इस लिमिट से बाहर है तो रिलीफ का वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसको रटना नहीं है, एक जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा टेबल है। ठीक है, नाउ अच्छा अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दो प्लीज। एक प्रैक्टिस के लिए यह है मिस्टर एक्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल, सैलरी इनकम 6 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,25,000, compute tax payable for previous year 1920। चलो 1 मिनट देता हूं, सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करता हूं फटाफट। जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स है ना, अपन वो भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि खाली ओरली अमेंडमेंट्स पढ़ के फायदा नहीं होता है, वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। प्लीज डिस्कशन मत करो, आप डिस्कशन करो बस, आवाज नहीं आना चाहिए। अरे इसके लिए डिस्कशन कर रहे हो, रिलीफ के लिए? भगवान आपको कभी रिलीफ नहीं देगा। अच्छा, सैलरी इनकम 6 लाख, मतलब यहाँ पे यही चीट किया है, इसमें से क्या माइनस होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना है? 1,25,000। तो कितना आएगा नेट इनकम? नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम सेम होता है, 4,75,000। अच्छा, क्वेश्चन में जब एज नहीं देते तो बिलो 60 मानना है, मैंने आपको पढ़ाया था, दिस आर द एकेडमिक एजम्पशन। जब रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया है तो रेसिडेंट मानना पड़ता है, ये भी एकेडमिक एजम्पशन है। चलो टैक्स निकालो। $11,250। बताओ रिबेट मिलेगा क्या नहीं? यस, एज पर अमेंडेड प्रोविजन। लास्ट ईयर तक अपन ने क्लेम नहीं करते थे क्योंकि 3.5 लाख के ऊपर है। अभी ये जो टैक्सेबल इनकम है 475, इज दिस बिलो 5 लाख? यस, तो यू कैन क्लेम, देखो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A
कितना मिलता है? 11,250 और 12,500, विच एवर इज लेस. बोलो. 11,250 एंड टैक्स बिल भी कितना आएगा? 0 आएगा. अभी ध्यान में रखना, अगर 5 लाख के अंदर इनकम है ना तो कैलकुलेट मत करो, डायरेक्टली 0 लिखना है, क्योंकि 5 लाख तक तो माफी होता है ना. तो एक्चुअली आपने ओरली सॉल्व करना चाहिए था. क्वेश्चन है कि 475 मीन्स बिलो 5, नो नीड टू पे टैक्स. तो ये अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है. सबको समझ में आ गया? कंफर्म? अच्छा, नेट इनकम का मतलब समझ में आ गया? जीटीआई या जीटीआई माइनस डिडक्शंस, एंड उसमें एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम जीटीआई में कभी नहीं आता है. ठीक है, ओके. लिख के हो गया? कोई लिख रहा है अभी भी? हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ आते हैं अपन सेकंड चैप्टर, रेसिडेंट स्टेटस. यहाँ पे माइनर अमेंडमेंट हुआ है. ये अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी कम है. एंड वन मोर थिंग, आई एम कवरिंग रिलेवेंट अमेंडमेंट्स. फिनेंस एक्ट 2019 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट मैं एकेडमिक लेवल पे जितने अमेंडमेंट्स हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. सो ऐसे भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, जो जो रिलेवेंट. अभी रेसिडेंट स्टेटस में और एक अमेंडमेंट हुआ है, बट वो आपको सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे बोलते सर आपने ये पढ़ा है नहीं, क्योंकि बेटा तेरे एग्जाम में है, वो है नहीं है ना. तो मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर किए. जो मैंने कवर नहीं किए, रीजन है कि वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ा के मतलब नहीं, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट चैप्टर है रेसिडेंट स्टेटस. इसमें सेक्शन 9 में अमेंडमेंट हुआ है. पहले सेक्शन 9 क्या था याद करो? डीम टू एक्रू. सेक्शन 9 अपन ने पढ़ा था ना, बिजनेस कनेक्शन, याद है क्या? देन डिविडेंड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहाँ पे होता है, तो उसमें एक नया अमेंडमेंट हुआ है. सर हम वो भी भूल गए, डीम टू एक्रू. फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, घर पे जाके नोट्स मेरे देख लेना. याद है ना बिजनेस कनेक्शन? कौन से केस में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? वो सेक्शन 9 है ना. बिजनेस कनेक्शन में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो सेक्शन 9 में एक ऐड किया गया है. हाँ देखो क्या लिखा है, डीम एक्रूअल, मतलब इसको इनकम मानेंगे. क्या लिखा है? गिफ्ट ऑफ मनी टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी. अभी देखा जाए तो ये मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी कवर कर सकता था, क्योंकि गिफ्ट है. गिफ्ट कहाँ पे आता है? हाँ, तो ये वहाँ पे भी बताऊंगा. नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने अदर सोर्स का अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है. अरे वो यहाँ पे मैंने कवर किया है, क्योंकि गिफ्ट कहाँ पे आता है? अदर सोर्स. तो ये दोनों जगह पे सेम ही अमेंडमेंट है. मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पढ़ा दिया है, क्योंकि सेक्शन 9 यहाँ पे आता है. देखो अभी पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका लॉजिक बताता हूँ कि अमेंडमेंट क्यों हुआ है. 2 मिनट का समय दो. अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट इंडिया. नाउ याद करो रेसिडेंट स्टेटस. अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो इंडिया में खाली इंडियन इनकम पे आप टैक्स देते हो, आप फॉरेन इनकम पे टैक्स, याद है ना. बस इसकी वजह से अमेंडमेंट करना पड़ा. देखो, अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया is taxable in India in respect of income that accrue, arise in India or is received in India or deemed to accrue, arise in India. मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडिया में एक ही इनकम पे टैक्स देता है. कौन सा? इंडियन इनकम. ये तो सबको पता है. आगे, अ गिफ्ट ऑफ मनी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शन इन सेक्शन 56(2). ये अदर सोर्स में अपन ने पढ़ा था. गिफ्ट ऑफ मनी याद करो, अगर गिफ्ट 50,000 के ऊपर मिलता है एग्रीगेट अमाउंट तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर वो रिलेटेड से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं है. ये आ गया 56. तो यहाँ तक जो पढ़ा ये कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. ये मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है अमेंडमेंट समझने के लिए. अमेंडमेंट तो एक एक लाइन की है, बट आपको समझने के लिए मैंने रेफरेंसेस बहुत यूज किए हैं. दूसरा, अभी देखो अमेंडमेंट क्या है. इन फ्यू केसेस गिफ्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी फ्रॉम रेसिडेंट पर्सन इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ इट इज नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शन. मतलब एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है फिर भी टैक्सेबल नहीं होता था. क्यों? क्योंकि गिफ्ट उनको बाहर मिलता था. देयर इज नो डीमिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 9 फॉर दिस पर्पस. मतलब आप नॉन रेसिडेंट हो एंड मैंने आपको गिफ्ट बाहर मिलता है. क्या मिलता है? बाहर मिलता है. तो इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होता था. देखो, टू प्लग दिस लूपहोल clause VII has been inserted in section 9(1).
with effect from assessment year 2021 this clause is applicable if following conditions are satisfied. अभी आ रहा है रियल अमेंडमेंट, मतलब एक्सप्लेनेशन. तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है कि आप नॉन रेसिडेंट हो एंड अगर आपको इंडिया के बाहर गिफ्ट मिले हैं अदर देन दोज कोड बाय एक्सेप्शन, तो पहले वो टैक्सेबल नहीं होते थे, अभी वो टैक्सेबल होंगे. अच्छा, टैक्सेबल कब होगा इंडिया में? अगर वो इंडियन इनकम होगा तो. देखो अभी क्या दिया है. पहला, पेयर इज रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब आपको जिसने पैसे का गिफ्ट किया वो इंडिया में है, और मनी इज रिसीव फ्रॉम पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया. पेयर में भी ROR और RNOR, मतलब पे कोई भी चलेगा. पहला कंडीशन, पेयर क्या होना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंट होगा तो भी चलेगा, करेक्ट ना? या फिर वो ROR होगा तो भी चलेगा, RNOR होगा तो भी चलेगा. एंड पेयर में भी इंडिविजुअल HUF, AOP, BY, AJP फर्म, मतलब पेयर कोई भी पर्सन चलेगा. रिसिपेंट कौन होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी होना चाहिए. और सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी आफ्टर 5 जुलाई 19, ये पैसा कब मिलना चाहिए? 5 जुलाई उसके बाद मिलना चाहिए. इनकम अराइज एक्रू आउटसाइड इंडिया. अच्छा देखो, इनकम इंडिया के बाहर जब मिलता है तो फॉरेन इनकम होता है कि नहीं? एंड फॉरेन इनकम पे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिया में कौन से इनकम में टैक्स देता है? इंडियन इनकम. इसलिए उसको डीम टू एक्रू इंडिया माना गया है. इसलिए उसको क्या माना गया है? डीम टू एक्रू इंडिया. द ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन? वो 56 का, कि अगर रिलेटेड है तो एग्जम्प्ट ही है ना, फिर इंडिया में मिले इंडिया के बाहर, तो ये ना तो रिलेटेड से मिला है. इफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मनी रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. वो देखा जाए तो है फॉरेन इनकम, लेकिन ऐसे केस में अगर आपको पैसे का गिफ्ट मिला है इंडिया से, पेयर कोई भी एसएससी हो, पेयर कोई भी एसएससी हो, खाली वो एक्सेप्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या है? एग्जेम्प्ट है. वो एक्सेप्शन से भी कवर्ड नहीं है. एंड आपको क्या मिला है? गिफ्ट ऑफ मनी मिला है इंडिया से इंडिया के बाहर, तो वो इंडिया में डीम टू एक्रू माना जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. ये सेक्शन 9 में लिया है. मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, देखो क्या है, जरा उनको बताओ ना. प्रोविजन इलस्ट्रेटेड, देखो क्या है. X is a resident in India. He transferred the following asset to his friend Y, a non-resident Indian or foreign citizen currently located in USA और Y Limited foreign company. देखो आप कहाँ पे हो? इंडिया में हो, एंड अपने एसेट्स उनको ट्रांसफर किए. देखो क्या ट्रांसफर किया है? गिफ्ट ऑफ 9 लाख बाय नेफ्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ X बैंक अकाउंट टू Y's बैंक अकाउंट इन कैलिफोर्निया. अभी मेरे को बताओ, ये एग्जाम्पल बिफोर अमेंडमेंट कहाँ पे कवर होता था? मेरे को बताओ. इंडिया से अपन ने बाहर ट्रांसफर किया है तो उसको पैसे इंडिया के बाहर ही मिला है. अच्छा, ये गिफ्ट है ना, गिफ्ट कभी ड्यू हो सकता है क्या? नहीं, इनकम ड्यू होता है. तो ना इंडिया में ड्यू होता था, ना इंडिया में रिसीव्ड होता था. इसलिए इंडिया वो डायरेक्ट, मतलब जो इंडिया में ड्यू नहीं हो रहा है, जो इंडिया में रिसीव्ड नहीं हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट क्या बनता था? फॉरेन इनकम. एंड एज ए नॉन रेसिडेंट वो बंदा फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्स नहीं देगा. इसलिए सेक्शन 9 में प्रोविजन ऐड किया गया कि नहीं, आज से 5 जुलाई 2019 के बाद अगर ऐसा कोई आपको गिफ्ट मिलता है इंडिया के बाहर तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. खाली वो एक्सेप्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए. तो बोलो कितना होगा टैक्सेबल? 9 लाख. दूसरा, गिफ्ट ऑफ 10 लाख टू वाई. दिस मनी इज गिफ्टेड टू वाई इन इंडिया बाय अकाउंट बी चेक व्हेन वाई विजिटेड इंडिया ऑन शॉर्ट ट्रिप. बोलो ये भी टैक्सेबल होगा ही. क्यों टैक्सेबल होगा? ये तो इंडिया में उसको पैसा दिया है, तो ये भी मतलब इंडिया के बाहर भी होगा और इंडिया में भी होगा. मैंने दोनों एग्जांपल कवर किए हैं, बट आपको लॉजिक समझा क्या? मतलब पहला एग्जांपल आप मेरे को बताओ कि पहले प्रोविजन में आप कहाँ पे फिट करोगे? 56 में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंडियन इनकम हो ही नहीं रहा था ना. प्रॉब्लम क्या समझा क्या आपको? इसलिए टैक्स नहीं दे रहे थे, बट अभी बोला कि नहीं, हम डीम टू भी उसको इंडियन इनकम मानेंगे और आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा. तो ये जो इनको गिफ्ट मिला इंडिया के बाहर, इनको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 9 के हिसाब से. बस इतना ही अमेंडमेंट है रेजिडेंट स्टेटस में. और एक सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, बट मैंने वो कवर नहीं किया क्योंकि वो आपको एग्जाम में नहीं आता है. सो डोंट वरी, ठीक है. और ये भी अमेंडमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कितना आएंगे मेरे को डाउटफुल है, बट आ गया तो आपको समझ में आ गया.
लॉजिक समझा अमेंडमेंट का क्यों हुआ है? यस। तो क्या लॉजिक है बताओ? पहले वो ना 56 में आता था ना, हाँ, रेसिडेंट स्टेटस में आता था, क्योंकि इंडियन इनकम था ही नहीं, बट गवर्नमेंट चाहती थी कि उस पर टैक्स लगे, इसलिए उसको डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया माना गया, एंड अभी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा फिर। चलो, नाउ इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स, नया चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर है एग्री इनकम, जहां पे मेजर अमेंडमेंट हुआ है, दैट देयर इज नो अमेंडमेंट, है ना, कोई अमेंडमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अदर इनकम्स एग्जेम फ्रॉम टैक्स, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 12A में अमेंडमेंट हुआ है, 10-12A, आई एम सॉरी। अच्छा, अभी ये पहले मैं रिवीजन लेता हूँ कि इसके पहले क्या था। सेक्शन 12A था नेशनल पेंशन स्कीम, क्या था? इसमें से अगर आप लमसम पैसा विड्रॉ करते हो या स्कीम बंद करते हो, ऑप्टिंग आउट या क्लोजर, ऑप्टिंग आउट और क्लोजर, तो जितना पैसा विड्रॉ करेंगे उसका 40% एग्जम्प्ट होता था। इस साल से लिमिट बढ़ा के 60% किया गया है। बस दिस इज द ओनली वन अमेंडमेंट, सिंपल अमेंडमेंट। देखो, पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एसएससी ऑन क्लोजर और इज अकाउंट और ऑप्टिंग आउट, मतलब उसने स्कीम पूरा बंद कर दिया है एंड जितना था पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अमेंडमेंट है, मैं उतना ही पढ़ना है। अगर आपका पुराने नोट से तो उसमें यहाँ पे अपन ने 40 लिखा था, अभी कितना हो गया? 60%। अच्छा, इसमें देखो मैं एक रिवीजन लेता हूं, इसमें 12B था, 12B था पार्शियल विड्रॉल, उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो अभी भी 25% है, क्योंकि 12A एंड 12B एनपीएस का ही था। आप घर पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। सो देयर इज अमेंडमेंट ओनली इन 12A, बाजू में चाहे तो लिख के रखो, देयर इज नो अमेंडमेंट इन 12B। वो अभी भी कितना एग्जाम्प्ट है? 25%, बट वो पार्शियल विड्रॉल था। और 12A क्या है? फुल विड्रॉल। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? कंफर्म, एक्सेलेंट। आगे, नाउ 10-15 में एक अमेंडमेंट है। अच्छा, 10-15 में अपन ने पहले क्या पढ़ा था? वो पोस्ट ऑफिस का पढ़ा था, अगर याद है तो। हाँ, अभी उसमें एक नया सेक्शन, नया प्रोविजन ऐड किया है। देखो, विद अ व्यू टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल बोरोइंग बाय द यूनिट्स लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ओके, नाउ पहला वर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है। दिस इज नथिंग बट SEZ जोन आउटसाइड इंडिया। अमेंडमेंट का लेक्चर है, इसका मतलब पुरानी चीजें भूल नहीं जाना है। What is IFSC? These are the nothing but SEZ zone outside India. तो उनके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। सब क्लॉज IX has been inserted, ये अमेंडमेंट नहीं है, इंसर्ट किया गया है इन 10-15। क्या बोला देखो, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो कौन है? हाँ, देन इंटरेस्ट इज पेएबल बाय यूनिट लोकेटेड इन, यस, एंड इंटरेस्ट कौन से पीरियड का होना चाहिए? मनी बोरोड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019। पूरा इनकम एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? मतलब क्या, सुनो आप, समझाता हूं। कोई यूनिट है इंडिया के बाहर, कहां पे बताऊं? IFSC मतलब क्या? यूनिट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन SEZ। इन्होंने यहां से बोरोइंग किया है, मतलब जिस बंदे ने बोरोइंग किया वो नॉन रेजिडेंट है, आपने यहां से लोन दिया है, तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कि नहीं? तो ये आपके लिए इनकम है कि नहीं है? बट वो एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि आपने लोन किसको दिया है? IFSC को। बट ये एग्जेम्प्ट कब है? डेट ध्यान में रखना, उन्होंने लोन कब लिया है? ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019 के बाद है तो ही एग्जेम्प्ट है। अगर आपने लोन ऑलरेडी पहले दिया है तो फिर कुछ मतलब नहीं, वो टैक्सेबल रहेगा। या तक क्लियर है क्या? बस आगे। नाउ 1034A, ये नया सेक्शन ऐड किया है। देखो क्या है, ये था बायबैक। अपन ने बायबैक पढ़ा था कैपिटल गेन में। देखो क्या है। अच्छा, बायबैक क्या होता है? अच्छा, मैं बायबैक का प्रोविजन थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। पहले एक बेसिक आइडिया। बायबैक का मतलब है कंपनी ने आपको शेयर्स इशू किया है एंड वो शेयर्स कंपनी आपसे खरीद रही है, इसको बोलते हैं बायबैक। 2 तरह के कंपनीज होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है लिस्टेड, एक होता है अनलिस्टेड, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का अगर बायबैक होगा, किसका होगा? लिस्टेड। तो सपोज इन्फोसिस ने आपसे शेयर्स परचेस किए, तो लॉजिक लगाओ, सेल आप कर रहे तो टैक्स आपको देना पड़ता था,
बराबर है, ये था बिफोर अमेंडमेंट। एंड अगर अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो वो कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। ये अपन ने पढ़ा नहीं था क्योंकि वो उस समय ये फाइनल लेवल पे ज़्यादा आता है प्रोविजन बायबैक का। मैंने बायबैक का आपको एक ही प्रोविजन पढ़ाया था, कौन सा कंपनी का? लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी का जब बायबैक होगा, तो अगर इन्फोसिस शेयर्स बायबैक करती है तो वो टैक्सेबल था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एंड अगर अनलिस्टेड कंपनी का बायबैक होता है तो वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था। ठीक है, अभी देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है। एनी इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स अंडर 1034A। अच्छा बताओ, पहले शेयर होल्डर के हाथ में कौन सा टैक्सेबल होता था? पहले बताओ। लिस्टेड। कौन सा होता था? उसको अभी एग्जेम्प्ट किया गया है। हाउएवर, बट कब? देखो कंडीशन है, टैक्स इज पेबल बाय कंपनी अंडर 115 QA, तो ही आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट है। These two provisions are applicable only in case of buyback of which shares। हाँ, मतलब ये जो पढ़ा रहा हो किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है पहले देखो। हाँ सुनो एक मिनट, अभी ये 1034A पहले से था, अमेंडमेंट नीचे आ रहा है, जरा ध्यान देना। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी अभी बिफोर अमेंडमेंट। क्या था? अभी अमेंडमेंट पढ़ा ही नहीं, क्या था बताओ? बोलो। लिस्टेड अगर है तो कौन टैक्स देता था पहले? शेयर होल्डर। अनलिस्टेड है तो पढ़ा आपने ये। हाँ, अभी अमेंडमेंट देखो क्या हुआ है। The above provisions will be applicable on or after 5th July 19, even in case of buyback of listed shares। मतलब अगर 5 जुलाई के बाद अगर लिस्टेड कंपनी का भी बायबैक होता है, तो जहां पे पहले आप टैक्स देते थे, अभी कौन टैक्स देगा बताओ? कंपनी टैक्स देगी। इसलिए आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, एंड इसलिए वो 1034A में लिखा गया है। तो अभी ये पूरा एग्जामिशन शेयर होल्डर को दिया है। पहले बराबर नहीं था, पहले क्या था? लिस्टेड है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, अनलिस्टेड है तो कंपनी के हाथ में। अभी दोनों किसके हाथ में कर दिया? हाँ, तो लिस्टेड के बारे में अमेंडमेंट हुआ है। कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है? तो लिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करती है तो उसमें जो भी फायदा होगा आपका, मतलब जो भी कंपनी ने आपसे पहले 2 लाख रुपए लिया था ना, आपको 5 लाख रुपए दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया कंपनी ने आपको? 3 लाख रुपए। वो फायदा ही है ना, उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिया है। क्लियर है क्या? 1034। तो बताओ 1034A किसको एग्जेम्प्ट हो गया? अभी शेयर होल्डर को। लेकिन ये डायरेक्ट एग्जेम्प्ट हुआ है या लायबिलिटी कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो गया है? तो अभी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, बायबैक में दोनों को एट पार लाया गया है। पहले अलग था बस। दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस अमेंडमेंट। क्लियर है? आगे बस इतने ही अमेंडमेंट्स है। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नो अमेंडमेंट। SEZ था ना 10AA। नेक्स्ट, नाउ असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, इसमें एक माइनर अमेंडमेंट हुआ है, ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। देखो क्या दिया था, अपन ने पढ़ा था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या था? हाँ देखो, तो मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ता हूँ, ये आपने रेगुलर नोट्स में है। ठीक है, एंड अमेंडमेंट देखते समय अगर आपके या बाद में नोट्स थोड़ा कंपेयर कर लेना, आपको आइडिया आएगा एग्जैक्टली। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो, the trust has to make application for registration of the trust or institution in prescribed form to the commissioner and obtain registration under section 12AA। ये आपने पहले ही पढ़ा था कि ट्रस्ट को अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो किन को अप्लाई करना है? कमिश्नर को। The exemption under section 1112 shall be available from the previous year in which application was made। मतलब मैंने 25 मार्च 19 को अप्लाई किया था ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन मेरे को अप्रैल में मिला, तो मैं 18-19 का भी इनकम एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ, 85% वाला। कुछ याद है कि नहीं? हाँ, तो जिस साल आपने अप्लाई किया उस साल से आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो मैंने अगर 18-19 में अप्लाई किया है एंड मेरे को नंबर रजिस्ट्रेशन 19-20 में मिला, बोलो दोनों साल का इनकम में एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट पॉइंट 3 में है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन देने के लिए कितना समय है? 6 मंथ। तो आपने कमिश्नर को अप्लाई करने के बाद, वो मंथ खत्म होने के बाद 6 मंथ में आपको क्या करेंगे? वो रजिस्ट्रेशन देंगे। ठीक है, एंड नाउ दिस इज द अमेंडमेंट पॉइंट नंबर 3। द फाइनेंस बिल प्रपोज फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस 12AA। मतलब रजिस्ट्रेशन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डालेगी। क्या? एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू अ ट्रस्ट, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
shall satisfy himself about the compliance to the requirement of any other law which is applicable for the achieving its objective. मतलब क्या होता था, ट्रस्ट जो है ना खाली इनकम टैक्स का ही कंप्लायंस करता था इन ऑर्डर टू गेट दैट एग्जेम्पशन. अभी बोला है कि कमिश्नर को अधिकार दिया है ट्रस्ट के लिए बाकी जो लॉ अप्लाई होते हैं, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, जो भी लॉ अप्लाई हो रहे हैं उसका भी अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे, हाँ, उसका अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया तो भी हम आपका नंबर कैंसिल कर सकते हैं. दिस इज द ओनली अमेंडमेंट. प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में कैंसल रजिस्ट्रेशन इफ इट इज नोटेड दैट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज वायलेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ विच इज मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. तो ट्रस्ट जो काम कर रही है, जिस एरिया में काम कर रही है, उसके जो जैसे एनवायरमेंट, याद करो ट्रस्ट का काम है ना प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, हाँ, तो एनवायरमेंट के जो लॉज है वो अगर ट्रस्ट ने फुलफिल नहीं किए तो भी हम ट्रस्ट का नंबर कैंसिल कर सकते हैं, उनका एग्जामिशन विड्रॉ किया जाएगा. बस दैट इज द ओनली वन अमेंडमेंट, बाकी सब कुछ सेम है. इज दिस क्लियर नाउ? खत्म. आगे ना पॉलिटिकल पार्टी में एक अमेंडमेंट हुआ है, सिंपल अमेंडमेंट है, कुछ काम का नहीं है. सुनो ना, जरा ध्यान से सुनना. अपन ने पढ़ा था कि 2000 के ऊपर अगर है तो कंपलसरी ऑनलाइन चेक लेना है, कैश में लेना अलाउड नहीं है. तो देखो ये पॉइंट था ना, देखो क्या लिखा था, पॉइंट नंबर डी, नो डोनेशन ग्रेटर देन 2000 रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड. मतलब क्या था, पॉइंट डी क्या था, ऐसे लिखा था कि 2000 के ऊपर अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन लेना है तो वो चेक से ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर ले सकते हैं, करेक्ट ना, बैंक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट चेक वगैरह वगैरह, ठीक है ना. अभी उसमें एक वर्ड ऐड करना रह गया था. मैंने मेरे वॉलेट से डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को गूगल पे से, तो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी. ये क्लैरिटी इस बार आ गई है कि अगर आप ई वॉलेट से भी पैसा देते हो, इनडायरेक्ट लेट से ऑनलाइन ट्रांसफर ओनली, तो वो भी चलेगा. तो ये क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट है और ये पीजीपीपी में 10 जगह पे लिखा गया है. जहां जहाँ पे था ना पीजीपीपी में ऑनलाइन पैसा आना चाहिए, उस सब जगह पे ऐड हुआ है. तो पीजीपीपी में 5-6 बार सेम लाइन आने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. क्योंकि वहां पे वर्ड क्या था, ऑनलाइन पेमेंट. बट अभी अपन ऑनलाइन पेमेंट से भी अपन क्या करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, वॉलेट यूज करते हैं ना. तो वॉलेट के बारे में लिखा नहीं था, उन्होंने कहा कि ठीक है वो भी अलाउड है. तो अगर आपने गूगल पे से भी ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को 2 करोड़ रुपया तो भी चलेगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं. सो ये क्लैरिफिकेशन हुआ है. चलो आगे. नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी में एक भयंकर अमेंडमेंट हुआ है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का 50,000 किया गया है. बाकी इस चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. याद है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और 40,000 विच एवर इज लेस. अभी आप क्लेम करोगे कितना, 50,000. दैट्स इट. आगे बढ़ो. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेजर अमेंडमेंट हुआ है, बट एकदम आसान अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट एक्सप्लेन करने से पहले बिफोर अमेंडमेंट थोड़ा रिवीजन लेते हैं, ताकि जो लोग भूल गए, जो लोग गजनी है, उनको याद आएगा कि देखो अमेंडमेंट समझने के लिए प्री अमेंडमेंट समझ में आना जरूरी है ना, नहीं तो अमेंडमेंट लगेगा कुछ तो नया पढ़ा अपन ने. अच्छा, तो थोड़ा अपन रिवीजन लेते हैं. अच्छा, थोड़ा आपको मैं 2 मिनट देता हूँ. थिंक अबाउट एसओ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. तो थोड़ा रिकॉल करो कि एसओ प्रॉपर्टी के बारे में एंड अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है. तब तक मैं पानी पीता हूँ. सोचो, मेरे तरफ मत देखो. यस, कौन बताएगा रिगार्डिंग एसओ प्रॉपर्टी क्या आपको याद है? करेक्ट. पहले क्या था, अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास है, जीएवी ऑफ 1, एसओ प्रॉपर्टी थ्रू आउट ईयर, एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट ईयर अगर है तो जीएवी नील. याद है ना? अच्छा, देन 2 घर है तो हम क्या पढ़ते थे, या मोर देन 1 है तो एज पर एसएससी चॉइस एनी 1 एसओ, अदर्स डीम टू बी लेट आउट. ये 1 का लिमिट अभी 2 कर दिया है.
एक का लिमिट कितना कर दिया है 2, मतलब फ्रॉम दिस ईयर फाइनेंस एक्ट 19 प्रीवियस ईयर 1920, इस साल से एसएससी के पास अगर 2 घर है तो दोनों घर का जीएवी क्या होगा, नील होगा। तो जो अपन ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, एक एसओ दूसरा डीएलओ, अभी वैसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों घर का जीएवी क्या होगा, माफ होगा। ठीक है, तो बोला अमेंडमेंट क्या हुआ है, जीएवी का जो एग्जम्पशन था फॉर एसओ प्रॉपर्टी इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 प्रॉपर्टी टू 2 प्रॉपर्टीज। नाउ वेट, अच्छा बता मेरे को, एसओ प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्स कितना मिलता था, 2 लाख, वो भी कब, लोन टेकन आफ्टर 99, कुछ याद है कि नहीं। हाँ, ये इंटरेस्ट का लिमिट नहीं बढ़ाया गया है, वो अभी भी 2 प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख ही है। सो देयर इज नो चेंज इन लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब घर 1 हो या 2 हो, इंटरेस्ट 4 लाख नहीं किया गया है, इंटरेस्ट को 2 लाख ही किया गया है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की कोशिश है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो भी बुरी हालत से जा रहा है उसको धक्का देने की कोशिश है कि लोग 2 घर खरीदेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज डन टू इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बट उन्होंने इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं बढ़ाया है, वो बढ़ाते तो मजा आता, लोग 2-2 घर लेते, इंटरेस्ट तो उतना ही है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो पढ़ते अपन अमेंडमेंट्स एंड इसके इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। देयर इज अमेंडमेंट इन सेक्शन 23। अच्छा 23A क्या था, एसओ प्रॉपर्टी, वेयर टैक्सपेयर इज अलाउड टू ऑप्ट 2 हाउसेस एज एसओ, अर्लियर इट वाज अलाउड ओनली फॉर 1 हाउस। एनालिसिस, GAV of 2 SO property not let out during the whole or any part of the previous year shall be taken as nil। अच्छा 2 घर SO थ्रू आउट द ईयर होने चाहिए। अभी मेरे को बताओ, आपके पास 2 घर है, एक घर SO है, एक घर वैकेंट है, वैकेंट पे टैक्स देना पड़ेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट। 2 घर SO थ्रू आउट द ईयर, 2 घर SO थ्रू आउट द ईयर। हाँ, खाली 2 घरों के नहीं चलेगा, गलत फहमी मत रहो, एग्जाम में गलत करके आओगे। क्या बोला है, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये मत पूछना सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, एग्जाम में लिखोगे क्या आंसर कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कैसे पता चलेगा, एग्जाम में तो आंसर लिखना पड़ेगा। तो बताओ खाली 2 घर होना जरूरी है या 2 एसओ होना जरूरी है, 2 एसओ थ्रू आउट द ईयर। अरे समझा कि नहीं, चलो अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 2 घर है, एक एसओ है और एक वैकेंट है, बोलो डीम टू बी लेट आउट, टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पास एक ही घर है, वैकेंट है, डीम टू बी लेट आउट। अरे एसओ होना चाहिए ना, जब तक घर एसओ नहीं होगा फिर ना एक घर को मिलेगा ना 2 घर को मिलेगा। बताओ मैंने एक ही घर लिया है एज ए इन्वेस्टमेंट, मैं रह नहीं रहा उसमें, बोलो डीम टू बी लेट आउट, तो एसओ होना क्या है, जरूरी है। कुछ याद आ रहा है, ओके। नाउ अगला पॉइंट देखो, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ ₹2 लाख शैल बी फॉर बोथ हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट ईच। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ मेरे पास 4 घर है तो अभी क्या होगा, या 3 घर है मेरे पास, तीनों एसओ है, तो एज पर माई चॉइस 2 विल बी एसओ एंड 1 विल बी डीम टू बी लेट आउट। ठीक है ना, वही दिया है। ओके नाउ थोड़ा याद करो, सुनो जरा, मैं अगेन आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। आपके पास 2 घर है, अच्छा ये बिफोर अमेंडमेंट क्वेश्चन है, ये आप सबने पढ़ा है। आपके पास 2 घर है, एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड एक घर अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। जीएवी नील का बेनिफिट मिलता था कि नहीं, यस मतलब जीएवी का नील का बेनिफिट क्लॉज ए में मिलता था और बी में। ए में कौन सा प्रॉपर्टी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड बी में कौन सा था, अनऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जॉब भी इंक्लूड है और बिजनेस भी इंक्लूड है, याद है ना, गुड। तो ये 1 का 2 यहां पे भी हुआ है। करेक्ट ना, मतलब क्या सुनो अभी इन सिंपल वर्ड्स, अभी 2 सिचुएशन में आपको 2 घर का जीएवी माफ होगा, 2 सिचुएशन में 2 घर का जीएवी माफ होगा। पहला सिचुएशन, दोनों घर एसओ है थ्रू आउट द ईयर, आई रिपीट दोनों घर एसओ है थ्रू आउट द ईयर। दूसरा, दोनों घर अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, दोनों घर अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर एंड एक घर अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू
एम्प्लॉयमेंट जीएवी नील। एक बार रिवाइज करते हैं, 3 सिचुएशन में अभी दोनों का जीएवी नील होगा। बोलो पहला, बोलो दोनों घर क्या है, एसओ थ्रू आउट द ईयर, कोई डाउट? दूसरा, दोनों घर अनऑक्युपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट में क्या कहता है, बिजनेस या जॉब। एंड तीसरा कॉम्बिनेशन, पुणे में रह रहा हूं मैं जो सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर है, एंड सूरत में मेरा घर है बट बिजनेस के लिए मैं पुणे शिफ्ट हो गया। तो सूरत का घर क्या है, वैकेंट है बट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट जीएवी नील। आई होप इट इज क्लियर। 3 सिचुएशन मैंने बता दी है, क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट टाइम जितने अपन ने क्वेश्चंस किए थे आपको अभी सब चेंज, पहले अपन 1 का नील लेते थे, दूसरे पे टैक्स देते थे, अभी 2 का नील होगा। ऑल द बेस्ट। तो मेरा काम अमेंडमेंट पढ़ाना है, बर्डन पास ऑन। अरे बट समझ में आया कि नहीं, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। तीनों सिचुएशन क्लियर है, गुड। नाउ अच्छा सुनो, ये अपन नेक्स्ट सेक्शन 23(5) पढ़ा था, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए था। क्या था? हाँ, क्या पढ़ा था अपन ने कि जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिनका कौन सा बिजनेस है, कंप्लीशन होने के बाद जिस साल कंप्लीट हुआ है वहां से 1 साल ना, कितने साल तक, 1 साल तक स्टॉक एंड ट्रेड माना जाएगा। अभी वो लिमिट बढ़ा के 2 साल कर दिया है। मतलब जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड कितने साल तक माना जाएगा, जिस साल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो साल कंप्लीट होने के बाद। इट इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आई रिपीट, इट इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो साल खत्म होने के बाद, पहले 1 साल था, अभी कितना कर दिया, 2 साल तक उसको स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। मतलब 3rd ईयर से बिल्डर के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है होगा, उसको डीम टू बी लेट आउट मान के एचपी में टैक्स देना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? 2 साल के बाद वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं रहेगा, मतलब वो एसेट बनेगा। एंड फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, डीम टू बी लेट आउट मान के उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन सिंपल अमेंडमेंट। क्लियर है क्या? खत्म। These are the 2 amendments in हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ एचपी में? 2 घर का जीवी नील होगा, एंड दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड का 1 साल का कितना हो गया, 2 साल। अच्छा, ये 2 घर तो किए बट इंटरेस्ट का लिमिट दोनों मिला के 2 लाख है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। इज दिस क्लियर नाउ? ओके। नाउ पीजीपीपी में जो मैंने कहा था ना, अभी अमेंडमेंट बार बार आएगा, जहां जहां पे था ना वो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, वहां पे भी क्या ऐड किया है, डिजिटल ई वॉलेट, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो आप बोलेंगे बहुत बड़ा लग रहा है कुछ, तो भी ये आपका बहुत पसंदीदा चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा प्यार बच्चे इसी चैप्टर से करते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है। चलो पढ़ते हैं सिंपल चैप्टर के अमेंडमेंट्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 1 मिनट ध्यान दो। सेक्शन 35 AD याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो उसका आपको 100% बेनिफिट मिलता है। हाँ, ना बोल के चलेगा नहीं, ऑप्शन किधर है ना, अमेंडमेंट लेक्चर है ना। हाँ, डिडक्शन कितना मिलता है, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा था ना, इन एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन सा था, देखो, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट मेड टू पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक एक्सीड 10,000। ये भी अमेंडमेंट नहीं है। क्या था कि 10,000 के ऊपर अगर आप कैश देते हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर ना। अच्छा, अभी अमेंडमेंट इसके से क्या, देखो यहाँ पे वर्ड क्या था, अदर देन अकाउंट पे चेक। मतलब मैंने आपसे मशीनरी लिया है तो मैंने अगर आपको चेक दिया तो कोई अड़चन नहीं है, अदर देन चेक है तो क्या होता है, फिर 10,000 के ऊपर है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। तो मैंने आपको वॉलेट से ट्रांसफर किया तो क्लैरिटी नहीं थी, बस अभी वॉलेट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, देखो, इन ऑर्डर टू प्रोमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन द पेमेंट थ्रू अदर नोटिफाइड मोड लाइक ई वॉलेट हैज बीन प्रपोज टू, बस बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब अभी क्या कंडीशन है बताओ, कौन से केस में डिसअलाउ होगा? अच्छा, कौन से केस में चलेगा? हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर चलेगा, ई वॉलेट से पेमेंट किया तो भी चलेगा, डिसअलाउंस नहीं होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि पहले वर्ड क्या लिखा था, अदर देन अकाउंट पे चेक। मतलब पहले के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो
वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अबाउट 10,000। बट गवर्नमेंट का नहीं, वॉलेट मतलब ऑनलाइन ही होता है ना, वो खाली वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा आता है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक नहीं होता है, वॉलेट के थ्रू बैंक अकाउंट में आता है। अल्टीमेटली ऑनलाइन पेमेंट ही है, तो बस ऑनलाइन में वो क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट है कि उसमें वॉलेट्स भी क्या है, कवर्ड है। बाकी ये सब आपको पढ़ना है। चलो नाउ अभी सेक्शन 40 याद करो, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा थोड़ा अपन रिवीजन करते, ध्यान दो ताकि आपको याद रहेगा। अच्छा अभी मैं पहले पुराना यूज करता हूं आपको समझाने के लिए। अच्छा सेक्शन 40 में रिगार्डिंग टीडीएस अपन ने कुछ पढ़ा था। दो केस में आपको डिसअलाउंस होता था, याद करो। अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है ना, इसका आप टीडीएस कट करना भूल गए या कट करने के बाद भरना भूल गए, कट करने के बाद तो 100% डिसअलाउ होता था। एंड अगर रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है, नीचे दिया है, तो कितना डिसअलाउ होता था, 30%। सेम टीडीएस कट करना भूल गए या फिर कट किया है, गवर्नमेंट को भरना भूल गए, ये थे बिफोर अमेंडमेंट्स। तो दो सेक्शन में अपन ने डिसअलाउंस देखा है। पहला कौन सा था, मैं पढ़ता हूँ, क्या था पहले, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेएबल टू नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट और टू फॉरेन कंपनी ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन नॉट डिपॉजिटेड बिफोर द टाइम लिमिट शैल बी डिसअलाउड। मतलब ये तीन पेमेंट हो रहे हैं नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को। पहला गलती क्या हुआ है, टीडीएस कट करना भूल गए। दूसरा गलती, टीडीएस कट किया है बट भरना भूल गए बिफोर ड्यू डेट, तो 100% डिसअलाउ होता था। क्या होता था, 100% डिसअलाउ होता था। याद आ गया? हाँ, मतलब क्या, देखो अभी मैं पुराना प्रीवियस ईयर यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। प्रीवियस ईयर अपना कौन सा था पुराना, 18-19, 1/4/18 से 31 मार्च 19। देखो कुछ याद आ रहा है क्या? यहां पे आपने पेमेंट तो किया है बट टीडीएस कट नहीं किया है, बोलो तो क्या होता था, ये 100% डिसअलाउ होता था। ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया। लेकिन याद करो अपन ने और आगे पढ़ा था कि इसका जब रिटर्न फाइल होता है, ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, 31 जुलाई या फिर 30th, कुछ याद आ रहा है क्या? अगर इसके पहले अपन ये भरते थे तो आगे क्या होता था, वो अलाउ होता था। क्या होता था, ये नीचे टेबल में दिया है, ये सब भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बस रिवीजन ले रहा हूँ आपको अमेंडमेंट समझाने के लिए। तो बोलो पहली गलती क्या हुई, 18-19 में हमने 3 पेमेंट किए, टीडीएस कट करना भूल गए या फिर कट करने के बाद डिपॉजिट करना भूल गए, तो वो डिसअलाउ होगा। लेकिन अगर रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया तो टीडीएस अगेन अलाउ होगा। अच्छा सपोज ये यहाँ पे किया तो 18-19 में डिसअलाउ होगा, लेकिन बाद में वो अलाउ होगा। मतलब ये परमानेंटली डिसअलाउड नहीं है, टेम्परली डिसअलाउड है। ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में पढ़ाया था। इतना याद आ गया क्या? हाँ, अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसमें क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। सो दिस इज रिवीजन। अभी मैं अमेंडमेंट तक नहीं गया हूँ, बस मैंने आपको एक सेक्शन रिकॉल करके दिया है। ठीक है, आपको याद आ गया? ओके, देखो ये वही पे लिखा है। पहला केस देखो क्या है, टीडीएस कट करना भूल गए। टीडीएस कट करना, बताओ कितना डिसअलाउंस होगा? हाँ, लेकिन बताओ वो आगे ना लो कब होगा? अगर अगले साल का रिटर्न फाइल करने से पहले भर दिया, देखो वही दिया था, इफ सच एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर, वही है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब क्या बताऊं, मैंने 18-19 में पे नहीं किया, लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले भर दिया, बोलो ये वाला केस अलग होगा कि नहीं? अगेन हाँ, वही लिखा है। एंड दूसरा वाला वही केस है। दूसरा वाला आंसर सेम है, खाली फर्क क्या है, ये कट किया बट पे करना भूल गए। तो केस 1 एंड केस 2 में लास्ट 2 कॉलम सेम ही है, सिचुएशन अलग है। पहला सिचुएशन क्या था,
केस 1 कट करना भूल गए, केस 2 क्या है, कट किया भरना भूल गए, बट एनीवेज अगर आप रिटर्न फाइल करने से पहले भरते हो तो आगे वो अलाउ हो जाएगा, ये लास्ट कॉलम में लिखा है बस। तो ये था बिफोर अमेंडमेंट, ये जो आपने पहले पढ़ा था वो याद आ गया आपको, अरे हाँ या ना, हाँ। अभी देखो अमेंडमेंट क्या हुआ देखो, अभी पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। दो गलती, केस 1 में गलती में टीडीएस कट करना भूल गया, केस 2 में गलती क्या है, कलेक्ट किया है भरना भूल गया तो डिसअलाउ होगा, हाँ। अच्छा मैंने रिटर्न फाइल करने से पहले भी नहीं भरा तो भी डिसअलाउ होगा कि नहीं। अभी अमेंडमेंट ये हुआ है, सुनो ध्यान से, क्या अमेंडमेंट हुआ है, आप वो नॉन रेजिडेंट हो जिसको मैंने आपको पेमेंट किया है, ठीक है, आपका डिटेल्स मैंने कट करना भूल गया तो मेरे को डिसअलाउ होगा। अगर आपने वो आपके रिटर्न में दिखा दिया, आपने आपके रिटर्न में दिखा दिया तो मैंने गवर्नमेंट को नहीं भी भरा टीडीएस तो मेरे को अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स मिला है कि नहीं मिला है, फिर मैं भरूं या आप भरे, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, उस पर टैक्स मिलना चाहिए, फिर पेयर पे करे या रिसिपेंट पे करे डजेंट मैटर। तो ये नीचे अमेंडमेंट हुआ है कि मैंने टीडीएस भरना भूल गया, कोई अड़चन नहीं, बट मैंने जिसको पेमेंट किया है अगर उसने उसके रिटर्न में वो इनकम दिखा दिया कि हमको विपुल शाह सर से इतना पैसा मिला है और उसका टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया, फर्क क्या पड़ता है। सी लॉजिकली सोचो, मैंने आपका टीडीएस 5,000 कट किया, सपोज आप 40 की जगह 35 भरते थे, अभी पूरा 40 आप भरेंगे, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 40,000 मिल रहा है। पहले 5,000 मेरे थ्रू मिलता था और 40,000 आपके थ्रू मिलता था, अभी पूरा 40 आपके थ्रू मिलेगा। तो ऐसा माना जाएगा कि विपुल शाह ने वो टीडीएस पे किया है एंड मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट अमेंडमेंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपको समझ में आ गया। तो बोलो क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अभी मैंने नहीं भरा तो भी चलेगा बट आपने भरना जरूरी है, एंड ये आपके लिए कंडीशंस आ रही है आपके स्क्रीन पे, देखो क्या लिखा है, द अबव प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम AY 2021 अंडर द अमेंडेड प्रोविजन रिलीफ इज गिवन इन केस 1 एंड नॉट इन केस 2। केस 1 क्या है, मैं टीडीएस कट करना भूल गया तो ही, सुनो कट करके भरा नहीं तो फिर उसमें आप भर के मतलब नहीं, डबल टैक्स जाएगा आपका, आपको समझा कि नहीं। मैंने आपको 4 लाख का पेमेंट किया एंड टीडीएस कट करना भूल गया एंड अगर आपने आपके रिटर्न में दिखा दिया तो मेरे को अलाउ होगा, लेकिन मैंने आपका टीडीएस काट के मेरे पास रखा है, फिर आगे ना पूरा भरेंगे क्या, नहीं, उस केस में मेरे को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बताओ ये अमेंडमेंट केस 1 में अप्लाई होगा या केस 2 में। व्हाट इज केस 1, मैं टीडीएस कट करना भूल गया एंड अगर आपने उसको ईमानदारी से भर दिया तो फिर वो अलाउ होगा, लेकिन मैंने टीडीएस कट किया है लेकिन भरा नहीं एंड आपने भर भी दिया तो मेरे लिए अलाउ नहीं होगा। आई थिंक क्लैरिटी आ गया। अब ये रहे आपके लिए कंडीशंस, देखो क्या आपके लिए कंडीशंस है। पहला, द टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन अबव पेमेंट बट इज नॉट डिडक्टेड, हाँ मतलब डिडक्ट करना रह गया केस 1। द पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एसेट इन डिफॉल्ट अंडर द फर्स्ट प्रोविजन 201, मतलब क्या है, एक काम करो, दूसरे में ABCD कंडीशन फुलफिल होने चाहिए बस। पहला ये पढ़ो मत क्या है, रिसिपेंट हैज फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए अंडर सेक्शन 139। द रिसिपेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट अबव इनकम, मैंने जो आपको 4 लाख रुपए दिया था जिसका मैं टीडीएस कट करना भूल गया वो आपने आपके रिटर्न में दिखाना चाहिए। तीसरा, आपने उस पर टैक्स दिखाना चाहिए, पे करना चाहिए। एंड चौथा, आपने जो 4 लाख पे टैक्स दिया है ये एक फॉर्म नंबर 26A है, उसमें रिफ्लेक्ट होना भी क्या है, जरूरी है बस। बट ये पेयर का है, पेयर मतलब मेरा है ना, जो पे करता है वो मैंने। तो अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल की तो देखो क्या होगा, इफ अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 40AI इट शैल बी डीम दैट पेयर हैज डिडक्टेड द टैक्स, मतलब मैंने मेरा कंप्लायंस कंप्लीट किया ऐसे माना जाएगा एंड मेरे को 4 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो बोलो क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, मैं टीडीएस कट करना भूल गया हूं, केस 1। ओके, आपके लिए पहला ए कंडीशन क्या है आपके लिए, आप रिटर्न फाइल करो। बी कंडीशन, उस रिटर्न में इनकम दिखाओ। तीसरा, उस पर टैक्स भर दो। फिर आपने टैक्स भरने के बाद मैंने फॉर्म 26A में दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो टैक्स उसमें भर दिया है एंड फिर वो मेरे को 100% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। लेकिन केस 2 की गलती है, उसमें तो मेरे को भरना ही पड़ेगा, उसमें मेरे को भरना ही पड़ेगा।
अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया? आई थिंक वेरी सिंपल। अच्छा, नीचे सिमिलर अमेंडमेंट हुआ है, खाली डिसअलाउ कितना होता है 30%, वही केस 1 केस 2, देखो सेम अमेंडमेंट है, सेम, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो 100% हो या 30%, गलती सुधारने का गवर्नमेंट ने मौका दिया है। कौन सी गलती सुधारने का? मैं टीडीएस कट करना भूल गया। खाली फर्क क्या होगा देखो, पहले केस में 100% डिसअलाउ होता है, दूसरे केस में कितना डिसअलाउ होता है 30%, बाकी तो कुछ नहीं है। पहले केस में पेमेंट नॉन रेसिडेंट को जा रहा है, दूसरे केस में पेमेंट किसको जा रहा है? रेसिडेंट को जा रहा है। आपने पढ़ा है ना 130, दोनों के लिए सेम अमेंडमेंट। आप देखो यहाँ पे सेम अमेंडमेंट, कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब इसको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 सिचुएशन पे उसको अप्लाई करना है। बोलो, अभी कोई डाउट है तब बोलो, समझ में आपको? कंफर्म? आगे नाउ अभी देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट सेक्शन 43(1), कुछ नहीं, डरो मत, खाली वही अमेंडमेंट हुआ है। बोलो क्या? ई वॉलेट्स। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट में अपन ने पढ़ा था ना कि 10,000 के ऊपर अगर है तो कंपलसरी ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। बस ऑनलाइन में अभी क्या ऐड कर दिया? ई वॉलेट ऐड कर दिया है। जहां जहां पे अभी ऑनलाइन आएगा वहां पे चिपका दो ई वॉलेट, बाकी कुछ भी नहीं। क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट 48(3), कुछ याद है क्या? 43 क्या था? अगर आप एक दिन में 10,000 या 35,000 के ऊपर कैश पेमेंट करते हो तो डिसअलाउ होता है। हाँ, तो 10,000 या 35,000 के ऊपर है तो कैसा पेमेंट करना चाहिए? ऑनलाइन। बस ऑनलाइन में क्या चिपकाना है? ई वॉलेट, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। ये दिखने को बहुत सारे पेजेस है, सब जगह पे ई वॉलेट ऐड किया। देखो, इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि पहले क्या था 10 या 35 के ऊपर है तो कंपलसरी ऑनलाइन पेमेंट करना था। ऑनलाइन में ई वॉलेट के ऊपर कंफ्यूजन था। गवर्नमेंट ने कहा ऑनलाइन मतलब ई वॉलेट भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल पे का पैसा बैंक में आता ही है ना। अरे समझा कि नहीं आपको? दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। नाउ सेक्शन 43(b), सेक्शन 43(b) क्या देखो, याद है? एक बार मैं रिवीजन लेता हूँ। व्हाट इज 43(b)? इसमें जो 6-7 एक्सपेंसेस लिखे हैं, सुनो, ये 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग भी होंगे एंड आप एक्रूल मेथड भी फॉलो कर रहे हो तो भी आपको पे करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये था सेक्शन 43(b). क्या था सेक्शन 43(b)? कि 30, यहाँ पे जो लिस्ट में जो भी एक्सपेंसेस है, करेक्ट ना, इवन दो यू फॉलो विच सिस्टम? एक्रूल। व्हाट इज एक्रूल सिस्टम? आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो बाकी के खर्चे आपको आउटस्टैंडिंग बेसिस पे मिलेंगे, लेकिन 43(b) में जो भी खर्चे है उसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। कब? नॉट ऑन 31 मार्च, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पे करोगे तो अलाउ हो जाएगा, नहीं करोगे तो इस साल डिसअलाउ होगा, जब अगले साल पे करोगे तो अगेन अलाउ हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था ना अमेंडमेंट, मतलब ये पढ़ा है। बस उस लिस्ट में और एक एक्सपेंडिचर ऐड किया गया है, बस दिस इज द पॉइंट नंबर ई ऐड किया है। तो अपन ने जो 7 पढ़े थे अभी कितने हो गए? 8 हो गए, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या ऐड हुआ देखो, एनी सम पेबल एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनबीएफसी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से अगर आपने कुछ लोन लिया है एंड उनका इंटरेस्ट भी अगर आप टाइमली नहीं दोगे तो वो डिसअलाउ होगा। मतलब 31 मार्च पे आउटस्टैंडिंग होने दो, बट पे कब करना पड़ेगा? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपको पता है क्या क्या होते हैं? अगर ऑडिट है तो 30 सितंबर, ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई, एंड किसी कंपनी के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर। एंड ये भी मैंने लास्ट में अपन ने पढ़ा है। मेरे को बताओ 43(b) किस एसएससी को एप्लीकेबल है? अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके लिए 43(b) अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 43(b) अप्लाई किसके लिए होता है? जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन रिकॉर्ड करेगा? जो ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है। तो ये इफ यू आर फॉलोइंग कैश सिस्टम 43(b) आपके लिए अप्लाई होता नहीं। ये अमेंडमेंट नहीं है, मैं जस्ट मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो बोलो 43(b) में अमेंडमेंट क्या हुआ है? जो 7 एक्सपेंसेस थे अभी कितने हो गए? 8। तो ये 8 एक्सपेंसेस
बोले 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग होने दो, बट बोलो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले गवर्नमेंट को पे करना क्या है, जरूरी है, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ 43 CA। अच्छा, 43 CA किसके लिए एप्लीकेबल है? अपन ने पढ़ा था जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीजें अभी आपको याद आनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरा प्रोविजन दिया है। क्या था 43 CA? कि आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कुछ याद है? आपने लैंड बिल्डिंग सेल किया है तो आपका वैल्यू क्या माना जाएगा? 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल कंसिडरेशन, कुछ याद है क्या? हाँ, अच्छा, तो उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? अच्छा एक मिनट, अभी आपको 43 से याद है क्या आपको? या तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा अभी आपको। क्या था 43 से? पहले बताओ किसके लिए एप्लीकेबल था वो? जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। जिनका कौन सा बिजनेस है? हाँ, देखो क्या लिखा है, वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of transfer by SAC of an asset other than capital asset, क्योंकि कैपिटल एसेट है तो वो कैपिटल गेन में जाएगा। ये स्टॉक है, स्टॉक। बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आपका, आपने लैंड बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर किया है, इज लेस देन 105% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ stamp duty value adopted or assessable by any authority of state government for the purpose of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted shall be taken। ये amendment नहीं है। क्या था याद है? आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, सुनो, आपने एक फ्लैट सेल किया 50 लाख में एंड उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है। कितना है? हाँ, तो क्वेश्चन था 50 लेना है या 60 लेना है। तो आपने ये पढ़ा था कि अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 105% से ज़्यादा है तो 60 लाख लिया जाएगा। तो बोलो आपने सेल कितने में किया? 50 लाख में किया। 50 लाख का 105% करो, 52.5। बोलो उससे 60 लाख ज़्यादा है क्या? हाँ, तो जिसने सेल किया है कंस्ट्रक्शन वाले ने, उसका इनकम निकालने के लिए अपन कितना लेंगे? 60 लाख। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने पढ़ा था मैंने उसका एक रिवीजन लिया है। अच्छा, एंड 51 लाख है तो फिर 50 लाख लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब कंसिडर किया जाएगा? अगर आपके प्राइस के 105% से ज़्यादा है तो वो, एंड उससे कम है तो फिर आपका प्राइस कंसिडर किया जाएगा। याद आ गया? हाँ। अभी दूसरा पॉइंट ये था, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। सर अगर मैंने फ्लैट, अच्छा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा लेना है? जिस दिन आपको फ्लैट हमने दिया। अभी देखो, एक केस में 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होते हैं। मैंने फ्लैट बुक किया एंड मेरे को पोजीशन 3 साल के बाद मिला, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। देखो, व्हेन द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांसफर आर नॉट द सेम। डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज डेट ऑफ एग्रीमेंट? जिस दिन अपन ने फ्लैट बुक किया। एंड व्हाट इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया, आपने मेरे नाम पे घर कर दिया। अभी इस केस में सुनो, 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। कौन से है? 2। एक जिस दिन अपना एग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, दूसरा आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, फिर आपने मेरे को पोजीशन दिया जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ। तो क्वेश्चन था इसमें से कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन लेंगे, क्योंकि आपने को 105% करना है ना, तो दोनों में से कौन सा लेना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? तो अपन ने ऐसा पढ़ा था, जिस दिन अपने फ्लैट बुक किया है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा। बट कंडीशन ये था, ना उसके पहले ना उसके बाद आप कैश में पैसा लोगे। पूरा पैसा कैसा लोगे? ऑनलाइन लोगे। क्या लोगे? बस उस ऑनलाइन में वैलेट ऐड कर दिया है। कितना टेंशन में आ गए, क्या कुछ तो भारी आ रहा है। मैं अकेला क्यों टेंशन लूं? आप भी तो टेंशन लो। सब सोच रहे कि आप भी आएगा अमेंडमेंट, आप भी आएगा। अभी हो क्या रहा है? अरे समझा कि नहीं? तो बोलो। तो ये अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे मैंने रेडीमेड फ्लैट नहीं लिया है। मैंने फ्लैट पहले बुक किया था,
उस दिन का एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एंड जब कंप्लीशन हो गया 2 है, तो दोनों में से हम कौन सा लेते हैं? पहले वाला ही लो, बट कंडीशन क्या था? उसके पहले उसके बाद सब ऑनलाइन व्यवहार होना चाहिए। तो ऑनलाइन में गूगल पे नहीं था, तो अभी ऐड कर दिया है। वो टेंशन में आ गए कि क्या अमेंडमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 43 CM भूल गए, अभी उसमें अमेंडमेंट, ये सब जगह वॉलेट ऐड कर दिया है। अच्छा 44 AD, एक मिनट अभी याद आना चाहिए, प्रिजम्पटिव इनकम। चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं, याद करो। 44 AD किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अच्छा कितना इनकम दिखा सकते हैं? वो जो पैसा ऑनलाइन आएगा उसका 6%, एंड जो कैश में आएगा उसका 8%। और याद है ना, उस ऑनलाइन में वैलेट ऐड कर दिया है। देखो, और याद है ना, देखो यहां पे अमेंडमेंट हुआ है। 6% कब लेंगे बताओ? अगर पैसा कैसे मिला आपको? हाँ, ऑनलाइन पैसा मिला है, अकाउंट पे चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर। इसमें कौन सा वर्ड लिखना भूल गए थे? डिजिटल। अभी बोल रहा है सर मैं अभी डिलीट कर दूंगा सब वैलेट, बहुत वैलेट आ रहा है, मोबाइल से डिलीट कर दूंगा। परेशान हो गया सुन सुन के, ऐसे लगता है कुछ तो भारी अमेंडमेंट होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। उसमें वैलेट ऐड कर दिया है। 6% में वॉलेट भी चलेगा। ओके, चलेगा तो चलेगा। सुनिए, बस इतने अमेंडमेंट्स पीजीपीपी में है, मतलब आपने जो पढ़ा वो कोई चेंज नहीं हुआ है। बताओ ना कौन सा मेजर चेंज है? बस वही AYP चेंज करना है। डेप्रिसिएशन में कुछ चेंज नहीं है, ऑलरेडी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। एडिशनल एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट ने बोला कि नो अमेंडमेंट्स। ऑलरेडी बच्चे परेशान है पीजीपीपी में, अभी नया परेशानी। ओके चलो आगे। अमेंडमेंट्स इन कैपिटल गेन। नाउ अभी इसके बाद जब भी आप कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CII अपन ने 282 लिया था, अभी लेंगे 289। अच्छा 282 1819 का था, जो 4 साल से एग्जाम दे रहे वो तो अलग अलग यूज कर रहे हैं। अभी 289 लेना है। कितना लेना है? हाँ, कुछ लोगों ने तो काफी वैरायटी यूज की है। 282, 272, बहुत पुराने खिलाड़ी है। अभी लेटेस्ट 289 है, करेक्ट ना? नहीं, अपन सब एक ही क्लास में बैठते हैं। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर अपनी मुलाकात फाउंडेशन स्टूडेंट से हो जाए। एक मिनट ध्यान दो प्लीज, प्लीज डिस्कशन मत करो। लास्ट बेंच ध्यान दो, अमेंडमेंट्स पे तो ध्यान दो। हाँ, वो रेगुलर लेक्चर्स ने भी अटेंड नहीं किया, डायरेक्ट अमेंडमेंट में आ गया। डायरेक्ट अमेंडमेंट बोला, रेगुलर लेक्चर तो बच्चे करते, बोला अपन डायरेक्ट अमेंडमेंट, और एग्जाम में नए अमेंडमेंट्स। ओके नाउ, तो बोलो कितना लेना अभी इंडेक्स? तो अपन ने लास्ट टाइम 282 लिया था, नाउ कितना लेना है? 289। ओके नाउ अभी अमेंडमेंट जो हुआ है, चलो नहीं, ये 5 मिनट के अमेंडमेंट है। सेक्शन 54 में अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, एक अमेंडमेंट 47 में भी हुआ है। क्या था 47? ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, बट इतना वो रिलेवेंट इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। अच्छा थोड़ा रिवीजन लेते हैं। सेक्शन 54 क्या था? अगर आपने घर सेल किया है, क्या किया है? घर, उस पर जो लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है, अगर आपको सेव करना है टैक्स, तो उतने अमाउंट का घर लेना पड़ता है ना, और एक घर लेना पड़ता है। अब एक की जगह 2 कर दिया है, बस दैट इज ओनली अमेंडमेंट। सो नाउ देखो यहाँ पे अमेंडमेंट है, देखो हेडिंग क्या है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने घर ट्रांसफर किया है, हु कैन क्लेम एग्जम्पशन? इंडिविजुअल HUF। ये अमेंडमेंट नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। विच एसेट इज क्वालिफाइड? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। विच एसेट इज एलिजिबल लॉन्ग टर्म? विच एसेट शुड बी परचेज? पहले अपन 1 थे, अभी कितना लिखते हैं? 2 घर होने चाहिए, बट उसमें कंडीशन इतना आसान नहीं है। तो बोलो सुना, अभी 1 अप्रैल 2019 के बाद ध्यान से सुनना, अगर आप आपका घर बेचते हैं
तो पहले लॉन्ग टर्म गेन बचाने के लिए अपन एक ही घर लेते थे, अभी इस साल से आप कितने घर ले सकते हैं? 2 घर ले सकते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? ये दोनों घर इंडिया में लेना है, ये पहले भी था देखो इन इंडिया, बट नाउ ये 2 घर लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस है। देखो पहला कंडीशन फॉर परचेस ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी, पहला लॉन्ग टर्म गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब आपका टोटल जो लॉन्ग टर्म गेन है पूरा घर बेच के वो अगर 2 करोड़ के अंदर है तो ही आप 2 घर ले सकते हैं, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा है 1 घर ले सकते। इसलिए मैंने वहां पे 1 और 2 लिखा है, मैंने 1 हटाया क्यों नहीं, रीजन है, बाकी जगह पे मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया है, बट नाउ मैंने 1 भी रखा है, आप लॉजिक समझो, मतलब अभी 1 भी और 2 भी है, 1 भी और 2 भी है, मतलब अगर मैंने मेरा व्हाइट हाउस बेच दिया मेरे को अगर 2000 करोड़ का गेन हो गया तो मैं 2 घर नहीं ले सकता हूं, बिकॉज अमाउंट एक्सीड 2 करोड़, तो एक ही घर होगा। देखो लॉन्ग टर्म गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, विच मीन्स इफ लॉन्ग टर्म गेन एक्सीड 2 करोड़ देन एसईसी कैन बाय ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी नॉट 2। यहां तक क्लियर है? नाउ आगे का पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मेरे को बताओ, आपने आपका घर बेच के आपको 1.5 करोड़ का लॉन्ग टर्म गेन हुआ 1 अप्रैल 19 के बाद, है ना, 1920, हाँ, कैन यू बाय 2 हाउसेस? आपने 2 घर खरीद लिए, 2 घर खरीद लिया, ये 2 घर का ऑप्शन आपको लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा, ये पॉइंट 2 में लिखा है, मतलब वंस अपॉन टाइम दोबारा नहीं होगा। मीन्स 1.5 करोड़ में आप 2 घर ले लो, आपने उसमें से 1 घर बेच दिया 5 साल के बाद, उसमें जो गेन होगा उसमें अगेन एक ही घर ले सकते हैं आप, अगेन 2 घर। सो दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। देखो above option of purchase of 2 house properties available once in a lifetime, lifetime किसका? घर का नहीं, आपका, which means in subsequent year SEC can buy only 1 house property, फिर कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर हो या ज्यादा हो तो ले नहीं सकता, कम है तो 2 की जगह 1 ही लेगा, इसलिए मैंने 1 हटाया नहीं है, तो अब नोट्स में उसको कट मत करना, 1 रहने दो, 1 भी है और 2 भी है, बाकी सब सेम ही है। देन अपन एक सेक्शन पढ़ा था 54 GB, जहां पे घर बेच के अगर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं या एलिजिबल स्टार्टअप अगर करते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, एंड यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है नेट सेल कंसिडरेशन, क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? हाँ करेक्ट ना। तो देखो क्या प्रोविजन है, पहला पॉइंट कैपिटल गेन, देखो हु कैन क्लेम एग्जाम्पशन? इंडिविजुअल HUF। कौन सा एसेट ट्रांसफर हुआ है? लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर ट्रांसफर किया है, बराबर ना। अच्छा अभी सुनो, पहले प्रोविजन ऐसा था घर ट्रांसफर करके जो नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा, नॉट कैपिटल गेन, यहाँ पे इन्वेस्ट क्या करना पड़ता है? नेट सेल कंसिडरेशन। ये इन्वेस्ट कहाँ पे करना पड़ता था? आपको खुद का नया कंपनी स्टार्ट करना पड़ता था, याद है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो पीरियड 19 का 21 कर दिया है, आपने पूरा नोट्स में ये 20 था, आप चेक करना, अब इसको 21 कर दिया है, तो 2021 तक ये प्रोविजन को जीवंत रखा गया है, बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो 2021 तक आप घर बेच के आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन, ये पहला अमेंडमेंट। नाउ अच्छा कौन सा एसेट लेना है? आपको नया कंपनी फॉर्म करना है और उसके इक्विटी शेयर्स लेना है, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। हाँ देता हूं मैं आपको, 1 मिनट। अच्छा देखो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, सुनो ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं आपको याद है, सुनिए, आपने आपका कंपनी फॉर्म किया, ध्यान से सुनो, आप कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो एंड कंपनी उसमें से क्या परचेस करती है? एसेट्स। मतलब मेरे पास मेरे कंपनी के शेयर्स है एंड उस कंपनी के पास उस शेयर्स में से उन्होंने क्या परचेस किया? एसेट्स। अपन ने पढ़ा था कि वो एसेट्स हो या शेयर्स, दोनों आगे कितने साल होल्ड करने पड़ते हैं? 5 साल। मतलब मैं मेरे शेयर्स 5 साल में बेच नहीं सकता हूं एंड वो कंपनी भी 5 साल में एसेट बेच नहीं सकती है, बराबर है। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, कंप्यूटर के लिए पीरियड 3 साल का किया गया है फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, क्योंकि नए कंपनी में देखो एलिजिबल स्टार्टअप भी इंक्लूड है, या तो मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूं या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर सकता हूं, 2 में से कोई भी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए एसेट्स या शेयर्स होल्ड करने के लिए कितना समय? 5 साल। लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप मीन्स व्हाट? जहाँ पे इनोवेशंस किए जाते हैं, तो वहाँ पे खाली कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए
5 साल का पीरियड कितना किया है? 3 साल, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, तो कोई कंप्यूटर 5 साल तक यूज नहीं करता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये समझ के गवर्नमेंट ने होल्डिंग पीरियड जो है फॉर एलिजिबल स्टार्टअप 5 साल का कितना कर दिया है? 3 साल। अगेन इट्स नॉट फॉर ऑल द एसेट्स, इट्स ओनली फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो पहले नोट्स में 5 साल ही लिखा है, बट अभी नया क्या ऐड हो गया? 3 साल। 3 साल किसके लिए हो गया बताओ? एलिजिबल स्टार्टअप, वो भी इज इट फॉर ऑल एसेट्स? ओनली फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगेन थियोरेटिकल अमेंडमेंट, इस पे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एक लाइन के लिए आ सकता है। अच्छा, और एक अमेंडमेंट हुआ है, ये सब अपने नोट्स में दिया है। अच्छा सुनो, ये जो आपको कंपनी फॉर्म करना है ना, ये एलिजिबल कंपनी होना चाहिए या फिर एलिजिबल क्या होना चाहिए? स्टार्टअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, उसमें ऐसा कंडीशन था, उस कंपनी में आपके शेयर्स मिनिमम 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50%, या वोटिंग पावर 50%, वो रिड्यूस करके 25% किया गया है। कितना किया गया है? हाँ, मतलब मैंने घर बेच दिया, लॉन्ग टर्म गेन हुआ, नेट सेल कंसिडरेशन अपन ने इन्वेस्ट किया। क्या किया अपन ने? नेट सेल अपन ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया बताओ? एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो उस कंपनी में मेरे शेयर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? पहले 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? हाँ, वो अभी लिमिट कम करके 50 का कितना किया है? 25% किया है। तो शेयर कैपिटल मोर देन 25 चाहिए, वोटिंग पावर मोर देन 25। पहले ये कितना था? 50 था। बस, तो 54 GB में इतने ही 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। क्या 2 अमेंडमेंट्स हुए पहले बताओ? जो होल्डिंग पीरियड एसेट्स का फॉर एलिजिबल स्टार्टअप कंप्यूटर के लिए 5 साल का 3 साल किया गया। एंड एलिजिबल कंपनी में जो मैं शेयर्स खरीदता हूँ खुद, वो पहले कितने खरीदने पड़ते थे? 50%, वो अभी कितने हो गए? दोनों 25 का थे। वोटिंग पावर 25, शेयर्स भी 25। बाकी ये जो डिटेल्स दिख रहे हैं ये आपके सबके पुराने नोट्स में भी है, बस मैंने वो सेक्शन पूरा कॉपी किया, बाकी कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एंड नाउ अपन ये अमेंडमेंट पढ़ेंगे एंड देन विल टेक ब्रेक, मतलब अपने 5 वर्ड्स के अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। चलो, नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ है। ओके, देखो अगेन मैं अमेंडमेंट पढ़ रहा हूँ, बट बहुत कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। चलो, अमेंडमेंट इन सेक्शन 56(2), देखो ये गिफ्ट वाला सेक्शन है। शेयर्स रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन आर चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। याद है ना, 50,000 के ऊपर है तो आपकी इनकम में ऐड होते हैं। इनएडेक्वेट कंसिडरेशन है तो डिफरेंस 50 के ऊपर होना चाहिए, एंड फुकट में मिला तो फेयर मार्केट वैल्यू 50 के ऊपर होना चाहिए। टू द एक्सटेंट ऑफ इनएडेक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इफ यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। अच्छा, व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? वो डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या लेते थे? फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, नाउ देखो, अभी एक मिनट, ये आपको समझा पहले? तो क्या पहले लिखा है? पहले पॉइंट में क्या लिखा है? शेयर्स अगर आपको मिलते, बोलो अगर फ्री में मिलते तो कब टैक्सेबल होते? अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50 के ऊपर है तो। एंड इफ यू गेट इट फॉर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन, आपने जो पैसा बचा है डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड आपने जो अमाउंट दिया है वो अगर 50 के ऊपर है तो आपने इनकम में एज अ गिफ्ट वो ऐड होता है। हाँ, तो ये पहले पॉइंट में दिया है। ये मीनिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ये आपको पता ही है। नाउ एग्जेम्पशन, देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी? यहाँ पे देखो क्या लिखा है करंटली, मतलब बिफोर अमेंडमेंट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2) आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन पे ये 50,000 का लिमिट अप्लाई नहीं हो रहा था। कौन से? हाउएवर नो सच एग्जम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 50C है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्स ट्रांसफर शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है टू वाई फॉर 4 लाख, रुपीज 6 लाख इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ
वाई अंडर सेक्शन 56(2) मतलब क्या, देखो अभी क्या लिखा है, आप समझो जरा। अभी ये कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स का मिक्सचर है। क्या लिखा है, मैंने आपको शेयर्स ट्रांसफर किए, कितने के, 10 लाख के शेयर्स मैंने आपको 4 लाख में दिए, मतलब आपका कितना फायदा हो गया, इस 6 lakhs अबव 50,000, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 56(2)(x). यहां तक समझा कि आपको, हाँ ठीक है ना। अच्छा, नाउ कैपिटल गेन ऑफ x विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 10 लाख एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। शेयर्स किसने ट्रांसफर किए, x ने, तो x के लिए कंसिडरेशन कितना लिया जाएगा, 10 लाख अंडर सेक्शन 50C। अच्छा 50C क्या है, if बताता हूं, if x and y are relative then section 56(2) is not applicable because gift from relative क्या है, exempt है, करेक्ट ना। एंड ऐसा एग्जाम्पशन सेक्शन 50CA में नहीं है। अरे व्हाट इज 50CA, जैसे 43C है वैसे 50C है। क्या है 50CA, है क्या आपके पास नोट्स कैपिटल गेन के, देखो जरा 50C क्या है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास रहेंगे तो चेक करो 50CA क्या है। गो टू कैपिटल गेन, एटलीस्ट मेरे को हेडिंग तो बताओ, मैं आगे का प्रोविजन बताता हूं। सब लोग चेक करो 50CA क्या है, इतने आलसी मत बनो, अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं, सेक्शन तो रिकॉल करो। 50CA, हाँ पढ़ो हेडिंग। हाँ हाँ 50C, ये CA है, CA ना, हाँ मतलब कोटेड शेयर्स के लिए अपन ने पढ़ा था कि कोटेड शेयर्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसका कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। देखो अभी हो क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो क्या बोलना चाहते हैं, 10 लाख के शेयर्स आपने कितने में ट्रांसफर किए, सामने वाले को 4 लाख, बराबर ना, तो उसका इनकम कितना दिख रहा है, कितना इनकम दिख रहा है, 6 लाख ना, कहाँ पे गया 6 लाख, हाँ ये। फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रांसफर शेयर्स FMV 10 लाख टू Y फॉर 4 लाख, तो दिस इज परचेस ऑफ शेयर फॉर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन, तो 50,000 के ऊपर डिफरेंस है क्या 6 लाख का, तो ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होगा, ऐड होगा अंडर सेक्शन 56(2). अच्छा अभी एक्स ने आपको शेयर्स ट्रांसफर किए, एक्स ने शेयर्स कितने में ट्रांसफर किया, आपको आपसे पैसा लिया 4 लाख, लेकिन 50 से क्या बोलता है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, आपका प्राइस 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो एक्स के लिए भी 10 लाख लिया जाएगा। समझा 50C का रिलेवेंस, क्योंकि एक्स ने क्या बोला है, मैंने शेयर 4 लाख में ट्रांसफर किए, बट 50C क्या बोलता है, 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, तो एक्स का इनकम 10 लाख लिया जाएगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन में कुछ अड़चन नहीं हो रहा है ना, एक्स का भी इनकम 10 लाख माना जाएगा एंड 6 लाख पे कौन टैक्स भरेगा, सामने वाला बंदा, ठीक है। बट अगर ये रिलेटेड है तो फिर सामने वाला छूट रहा है, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट, सामने वाला 6 लाख पे टैक्स नहीं दे रहा है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है ना। बट तो ये अभी ये अमेंडमेंट क्या हुआ है ना, सुनिए, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इसमें से एग्जम्पशंस दिया है। देखो, द अमेंडेड प्रोविजन एम्पावर बोर्ड टू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन, जिनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। बट ये जो लोग यहाँ पे लिखा है, ये मैंने अमेंडमेंट ने कवर नहीं किया है। तो अब एक काम करो, इसको आप बेटर वे मत पढ़ो। मैंने वो कवर क्यों किया है, स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आपने अमेंडमेंट कवर नहीं किया है, ये अमेंडमेंट आप मत पढ़ो। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि अमेंडमेंट क्यों किया गया, कि अगर रिलेटेड है तो क्या होता है, वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, 6 लाख पे वो टैक्स नहीं देते, बस इसके लिए वो एक अमेंडमेंट लाया गया है। बट ये अमेंडमेंट बहुत हाई लेवल का है, ये आपको पढ़ा के मतलब नहीं है, ये फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, आप इसको इग्नोर करो। बस कवर करने का पर्पज ही वही है, आपको बताने के लिए कि अपन ने कवर किया, बट वो रिलेवेंट नहीं इतना अपने लिए, छोड़ दो उसको। अच्छा, ये भी एक अमेंडमेंट हुआ है, बट ये भी अपने काम का नहीं है। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ FMV, अपन ने पढ़ा था कि अगर क्लोज्ड डील कंपनी है, इन्होंने आपको शेयर्स इशू किए हैं एंड उन्होंने आपसे पैसा फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अगर लिया है तो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। बट कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस दिया है, इनको दिया है, एलिजिबल स्टार्टअप अगर है उनको एग्जेम्पशन दिया,
मतलब इन लोगों ने ज्यादा पैसा भी लिया तो इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अदर सोर्स के जो अमेंडमेंट्स है ये इस लेवल पे कुछ खास काम के नहीं है, बस नॉलेज के लिए एक बार पढ़ के उसको छोड़ देना कि इस एरिया में अमेंडमेंट्स हुए, बस इतना ही समझना है। मैंने डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है। इज दिस क्लियर? तो इस हमने देखो 8 चैप्टर के अमेंडमेंट्स कवर किए, इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए नहीं, इसलिए फटाफट मैंने कवर कर दिया है। इज दिस क्लियर? चलो ब्रेक लेते हैं एंड फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।